बात करते हैं इलस्ट्रेशन 4, जहां पे आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक है, जिसमें आपको सिंगल कॉलम कैश बुक और जर्नल बनाना है। यानी जर्नल यहाँ पे किसका बनेगा, वो एंट्री जो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है उन एंट्रीज का आपको जर्नल बनाना है। और ये इलस्ट्रेशन है जब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दे रखा। ठीक है, हमारी सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारी कैश बुक की, तो आपकी कैश बुक में वही 5 कॉलम डेबिट साइड के और 5 कॉलम क्रेडिट साइड के। डेट, पर्टिकुलर, देन वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट। सेम वे डेट, वेट अ मिनट, देखो हमारी जो सिंगल कॉलम कैश बुक है, सबसे पहली एंट्री कहते हैं बैलेंस इन शॉप कैश 40,000। हम क्या कहते हैं, इट मीन्स आपका क्या है, वो ब्रॉट डाउन बैलेंस है। फरवरी 1 को एंट्री क्या हो जाएगी, टू बैलेंस बीडी कितना 40,000। देन कहते हैं बोट गुड्स 30,000। एंट्री क्या होती है, जिसमें अगर जीएसटी भी लगा हुआ है, आप क्या करते हो एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो आपकी यही एंट्री यहाँ पे 5 फेब को कहते हैं 30,000 की गुड्स आपने परचेज किए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फेब 5 बाय परचेज अकाउंट। परचेज किया आपने 30,000, देन सेम डेट में ही बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना 6% 1,800, और बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ये भी 1,800। ठीक है, देन कहता है सोल्ड गुड्स 45,000 7 फेब को। सेल की एंट्री क्या होती है, अगर आप सेल करते हो तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री होती है। क्या करोगे फिर, टू सेल्स अकाउंट 45,000, देन टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 6% 45,000 का यानी 2,700, एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 2,700। क्लियर है दोनों एंट्री, परचेज और सेल वाली एंट्री में कोई दिक्कत है, हाँ जी भावना हिमांशी क्लियर है। Yashpal and Sons on account 6,000 paid to Yashpal and Sons Feb 10 को। अब उसने कुछ ऐसा बोला नहीं है
कि आपने पेमेंट कैश में करी है या चेक से करी है। हम ये मान के चलेंगे कैश में ही करी, बाय यशपाल एंड सन्स 6,000। देन कहता है रिसीव्ड फ्रॉम Rahul Brothers 9,800 and discount allowed 200। यानी एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर्स। और दूसरा, अगर मैं उसी एंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर्स, ठीक है। तो अब ये कैश वाली एंट्री तो आपकी कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में चली जाएगी। कितनी डेट को है ये, 14th को, Feb 14 को मैंने कहा टू राहुल ब्रदर्स, राहुल ब्रदर्स 9,800। और डिस्काउंट अलाउड ये जाएगी आपकी कहाँ पे, जर्नल प्रॉपर के अंदर, कितना कितना 200, और इधर भी चला जाएगा आपका 2, ठीक है। देन कहते हैं लोन रीपेड 7,000, आपने लोन रीपे किया है, डेट है आपकी 16 Feb 16। लोन रीपेड तो यहां लिख सकती हूँ बाय लोन अकाउंट, $7,000। फिर कहते हैं पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज 22 को, Feb 22 आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज पे किए है, तो बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज कितना 500। देन कहते हैं रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश यादव 6,850 एंड डिस्काउंट अलाउड 150। सेम इसी तरीके की एंट्री होगी Feb 23 को, टू दिनेश यादव 6,850 और डिस्काउंट अलाउड ये वाली एंट्री हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दिनेश या कितना 150, और इधर भी आ जाएगा 150, ठीक है। देन कहते हैं पेड टू यशपाल एंड सन्स डिस्काउंट अलाउड बाय देम। तो पेड टू यशपाल एंड सन्स Feb 25 को एंट्री क्या जाएगी, आपने पे करी है बाय यशपाल एंड सन्स, ठीक है। कितनी 13,750, और इधर एंट्री क्या जाएगी फिर, यशपाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना दोनों तरफ 250 एंड 250। देन कहता है पेड रेंट फॉर गोडाउन CGST 6% एंड SGST 6%, 10,000 आपने रेंट पे किया है।
Feb 28 बाय रेंट अकाउंट कितना कितना रेंट पे किया है 10,000 है ना। और इस पे जीएसटी भी दिया है आपने। बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना 600 और बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ये भी 600। देन कहता है पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 8,000 सेम डेट की है Feb 28 को बाय मनोज जनरल स्टोर 7,600 और डिस्काउंट की एंट्री कहाँ होएगी यहाँ मनोज जनरल स्टोर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से 400 क्लियर है। ठीक है अब लास्ट में देखो जब हम वो बनाते हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी कर रहे थे हम जीएसटी की लास्ट में सेटलमेंट कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हम सेटलमेंट नहीं करेंगे क्यों क्योंकि अभी मेरी सिर्फ 1 मंथ की या तो मतलब भाई आपको अगर लास्ट में बोल रखा है ना कि पेड बैलेंस ऑफ द जीएसटी या भाई इस तरीके से अगर आपको दे रखी है तो ही आप सेटलमेंट करोगे अदरवाइज आप वो सेटलमेंट नहीं करोगे। ठीक है तो अब लास्ट में इधर क्या आ जाएगा फिर बाय बैलेंस सीडी डिफरेंस करके देखो कितना आता है टोटलिंग करी 107050 आनी चाहिए इधर की आएगी 107050 और इधर की भी 107050 लानी है उसके लिए जो डिफरेंस होगा वो आपका बाय बैलेंस सीडी बन जाएगा 27400। ठीक है क्लियर है इसमें कोई डाउट है इसमें कोई डाउट है नो मैम नो मैम फिफ्थ इलस्ट्रेशन एक बार तुम खुद ट्राई करना नहीं होती है तो मैं कल डिस्कस कर लूंगी। ठीक है देन कहता है डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक क्या है देखो अभी तक आप सिर्फ सिंगल कॉलम वाली कैश बुक कर रहे थे जहां पे आपके पास क्या था आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम था किस चीज का कैश का। ठीक है अमाउंट का सिर्फ आप एक कॉलम लेके आ रहे थे है ना। अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या है यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम होंगे हर साइड पे एक कॉलम होगा आपका अमाउंट की जगह यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैश। ठीक है दूसरा कॉलम है बैंक सेम वे इधर भी आपका कैश और दूसरा कॉलम बैंक। ठीक है अब कहते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है ये एक ऐसी कैश बुक है जिसमें 2 कॉलम होते हैं हर साइड पे एक कॉलम है कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का और दूसरा कॉलम है
बैंक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। इस तरीके की कैश बुक बनाने का एडवांटेज क्या होता है? इस तरीके की कैश बुक बनाने का एडवांटेज ये होता है कि आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग अलग खोलने की नीड नहीं होती, आप दोनों एक ही जगह पे शो कर सकते। अब कहते हैं कि रूल क्या होंगे जब आप कैश एंड बैंक कॉलम वाली कैश बुक मेंटेन कर रहे हो। तो सबसे पहला रूल, बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, इसलिए पर्सनल अकाउंट वाला रूल इंप्लीमेंट होगा। कौन सा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जबकि कैश अकाउंट क्या है आपका? कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, वहां पे रूल कौन सा इंप्लीमेंट होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मान लो अगर आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक कौन है? रिसीवर है, इसीलिए बैंक कॉलम में कैश बुक की ही बैंक कॉलम में उसको डेबिट करोगे और कैश बुक की ही कैश कॉलम में एक तरीके से वो क्या किया जाएगा, मतलब कैश बुक की बैंक कॉलम में आपने उसको डेबिट किया। अगर आपने कोई कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो बैंक जो है वो गिवर रहेगा और बैंक कॉलम को आप क्या करोगे? क्रेडिट कर दो। ठीक है, ये होती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, वो भी बताती हूँ कैसे होंगी कैसे नहीं। देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो उसको आप हमेशा टू बैलेंस बीडी लिखते हो। लेकिन बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब कहोगे मैडम वो कैसे पॉसिबल है कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है? देखो बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक अपने कस्टमर्स को एक फैसिलिटी देता है कि अगर आप बैंक के काफी पुराने कस्टमर हैं, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ पैसा बैंक से एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, चाहे आपके बैंक अकाउंट में है या नहीं। उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। तो अगर आपका बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, देखो डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी लिखते हो, और अगर क्रेडिट बैलेंस है यानी अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, तो वो आपका फिर बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। ठीक है, टू बैलेंस बीडी नहीं लिखा जाएगा, वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी। फिर कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब देखो जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करते हो या बैंक से कैश विड्रॉ करते हो, तो दोनों में कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों अफेक्ट होंगे। तो दोनों साइड आपकी, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन दोनों साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जहां पे डबल एंट्री कंप्लीट हो जाती है कैश बुक के अंदर ही, वो एंट्रीज आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। जैसे देखो मैंने कहा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आप डेबिट साइड में तो क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट करके बैंक कॉलम में अमाउंट लिखोगे, और बाय बैंक अकाउंट करके कैश कॉलम में लिखोगे क्रेडिट साइड में। तो वो एंट्रीज आपकी फिर आप क्या करते हो? लेजर फोलियो कॉलम में आप सी लिख देते हो उनके आगे, यानी कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, क्लियर है ये चीज कि आपकी ये एंट्री कैश बुक में ही कंप्लीट हो गई है, उनको आप लेजर में नहीं लेके जाओगे। तो क्या कॉन्ट्रा एंट्री कौन कौन सी है? सबसे पहली कॉन्ट्रा एंट्री है जब आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक। तो देखो जब आप कैश डिपॉजिट करते हो तो क्या होता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है और कैश बैलेंस कम होता है, यानी वो कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों को अफेक्ट करता है। तो सेम अमाउंट से आपकी डेबिट साइड भी अफेक्ट होती है और क्रेडिट साइड भी। मैंने अभी बोला टू कैश अकाउंट करके आप बैंक कॉलम में अमाउंट लिखोगे और बाय बैंक अकाउंट करके कैश कॉलम में अमाउंट लिखोगे। ठीक है, जैसे देखो अगर आपने 2000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी, इधर आप लिखोगे टू कैश अकाउंट, और वो चला जाएगा बैंक वाले कॉलम में 2000, और इधर आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, और वो चला जाएगा कैश वाले कॉलम में 2000। ठीक है, क्लियर है यू थिंक? और अब उसका क्या है, फिर आप यहाँ लेजर फोलियो में सी लिखोगे दोनों तरफ।
लेजर फोलियो में सी लिखने का मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, आपकी एंट्री यही कंप्लीट हो चुकी है, लेजर के अंदर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो। ठीक है, फिर कहते हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। सेम तरीके से कि आपने कैश विड्रॉ किया तो क्या होगा, कैश आपका बढ़ जाएगा और बैंक रिड्यूस हो जाएगा। तो इधर आप क्या लिखोगे अब, टू बैंक अकाउंट करके, मान लो आपने 5,000 रुपए विड्रॉ किए, 5,000, और इधर बाय, सॉरी मैंने बैंक के कॉलम में लिख दिया, टू बैंक अकाउंट करके कैश कॉलम में 5,000 चला जाएगा, और बाय कैश अकाउंट करके आपके बैंक कॉलम में 5,000। ठीक है, क्लियर है आई थिंक। अब कहते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्रीज को आप कभी भी लेजर के अंदर पोस्ट नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि उनकी डबल एंट्री कैश बुक के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। कैश बुक आपका कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों का पर्पज फुलफिल कर देती है, और क्योंकि ये एंट्री लेजर में पोस्ट नहीं होती, इसीलिए आप लेजर फोलियो कॉलम में दोनों साइड पे क्या लिखते हो, इन एंट्रीज के सामने सी। सी का मतलब कॉन्ट्रा या अपोजिट या अगेंस्ट है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है, रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। देखो, अभी तक आपका जो कॉलम डिस्कस हुआ था वो कॉन्ट्रा एंट्री का हुआ था। अब जो ये नई है, ये आपकी अलग एंट्री है कि अगर आपको कोई चेक रिसीव होता है या आपको कोई बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट रिसीव होता है, तो वो कहाँ जाएगा। देखो, अगर आपने कस्टमर से चेक रिसीव किया लेकिन बैंक में और सेम डे बैंक में जमा कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक कॉलम के अंदर, क्योंकि हम क्या कहते हैं, अगर सेम डे आपकी एंट्री होती है, हम यही चीज कहते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से करते हैं। यानी आप डायरेक्टली उसको कैश ट्रांजेक्शन ना मान के बैंक ट्रांजेक्शन ही मान लेते हो। लेकिन अगर आपने चेक रिसीव किया और चेक को सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, तब हम एंट्री क्या करते हैं, तब हम एंट्री करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स, मान लो XYZ जो भी है, और फिर बैंक अकाउंट जिस दिन आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, डेबिट टू चेक इन हैंड। तो जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करोगे टू चेक इन हैंड करके, आप जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसके डेबिट साइड में शो करो। जैसे देखो, 15 Feb 2020 को एक चेक रिसीव हुआ गुरप्रीत से 25,000 का, और वो चेक डिपॉजिट किया आपने 20 Feb को, सेम डे नहीं हुआ, एंट्री क्या होगी 15 Feb को, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गुरप्रीत 25,000, और फिर 20 Feb को टू चेक इन हैंड करके 25,000 आप बैंक कॉलम में डाल दो। ठीक है, पर अगर आपको क्वेश्चन में डिपॉजिट डेट के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम क्या मान के चलेंगे, तो हम मान के चलेंगे कि आपने सेम डे पे ही बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया। फिर कहते हैं पेमेंट बाय चेक। पेमेंट बाय चेक का मतलब क्या है कि आपने चेक इशू कर दिया किसी को, तो हम इमीडिएटली क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम की शो करेंगे हम, क्योंकि क्या कहते हैं, मान लो आपने चेक से पेमेंट की, कोई परचेज की और पेमेंट की चेक से, तो हम एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट वाले कॉलम में बाय परचेज अकाउंट करके आप वो अमाउंट शो कर दो। ठीक है, देन कहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब क्या है, देखो डिसऑनर का टॉपिक पहले भी डिस्कस हुआ है। डिसऑनर का मतलब ये है कि आपने कस्टमर से कोई चेक रिसीव किया और जैसे ही वो बैंक में डिपॉजिट किया, तो पता चला कि कस्टमर के बैंक अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं था,
बैंक ने आपका वो चेक डिसऑनर कर दिया एक तरीके से, तो एंट्री क्या होगी, आप एंट्री करोगे कैश बुक की क्रेडिट साइड में डिसऑनर्ड अमाउंट्स। जैसे मान लो आपने, क्योंकि जब आपकी एंट्री सपोज करो आपने मैं कहती हूँ ये जो थी चेक इन हैंड 2x वाली थी, मान लो आपने एक्स से चेक रिसीव करा और सेम डे ही बैंक में भेज दिया, एंट्री क्या करते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट टू एक्स, यही कैश करते है ना। अब जब मैम चेक डिसऑनर हो रहा है, एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपकी कैश बुक में क्या चली जाएगी, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एक्स करके आप क्या दिखाओगे, जितने अमाउंट से आपकी जो एंट्री है वो डिसऑनर हुई है वो अमाउंट दिख, ठीक है। फिर कहता है कि अगर आपका कैश डिस्काउंट हो, अब देखो ये आपकी है सिर्फ कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हो, इसमें आप एंट्रीज दिखाते हो कौन से वाली, या तो कैश से रिलेटेड या कौन सी, बैंक से रिलेटेड। तो अगर बाई चांस आपको डिस्काउंट की कोई एंट्री करनी है, तो डिस्काउंट की एंट्रीज आपकी कहाँ जाएंगी, वही जैसे आपकी सिंगल कॉलम में जा रही थी उसी तरीके से डिस्काउंट की एंट्रीज अभी भी जर्नल प्रॉपर के अंदर चली जाए, ठीक है। मैंने वाउचर नंबर का कॉलम डिलीट किया है सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी मेरी वाउचर नंबर का अभी तक हमारे पास कोई वाउचर नंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आई है, वो एक ब्लैंक कॉलम था, लेकिन फॉर्मेट में वाउचर नंबर आपको जरूर दिखा, ठीक है। फिर कहते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। अब हम हमेशा ही कहते हैं कि कैश तो आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, अब कैश नेगेटिव नहीं हो सकता तो कैश तो हमेशा जाएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी करके, लेकिन बैंक का कॉलम क्या है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि आपने क्रेडिट बैलेंस ज्यादा निकाल रखो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज कर रखो। अगर ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन है, यानी आपने कैश बैंक अमाउंट से ज्यादा विड्रॉ किया हुआ है, तो आपका बैंक का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा डेबिट साइड में। तो डिफरेंस आप कहाँ लिखोगे, इधर की साइड लिखोगे, मान लो तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। वो सिर्फ बैंक कॉलम में ही हो सकता है, कैश कॉलम में कभी भी टू बैलेंस सीडी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कैश कॉलम आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। चलो एक इलस्ट्रेशन करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो 2017 कैश इन हैंड है 4000, कैश एट बैंक है 12000, क्या करूं, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, अगर मैं जनवरी 1 की बात करूं तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, कितना, कैश इन हैंड 4000 है और बैंक में कितना है, इलस्ट्रेशन सेम है। अरे हाँ ना, कुछ तो जवाब दे दो भाई, गर्ल्स इलस्ट्रेशन सेम है। भावना हिमांशी ऑडिबल है मेरी आवाज, चलो ठीक। तो कैश इन हैंड आपको 4000 है, कैश एट बैंक 12000 है, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी 4000। फिर कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या एंट्री होती है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सॉरी मैंने यहाँ बाय लिख दिया, यहाँ आएगा टू, यहाँ होगी आपकी टू सेल्स अकाउंट
कैश सेल्स है तो कैश के कॉलम में डालोगे 13,200 13,200। देन कहते हैं रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 2,500। यहाँ भी कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो हम यही मान के चलेंगे कि कैश रिसीव हुआ है आपको टू सुरेश अकाउंट 2,500। देन कहते हैं received a check from Ravi and immediately deposited into bank 6,400। ये एंट्री कहाँ जाएगी? जनवरी 6 करके टू रवि अकाउंट और एंट्री जाएगी आपकी बैंक कॉलम में 6,400। ठीक है। देन कहते हैं सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। यहाँ एंट्री कहाँ जाएगी? बाय सैलरीज करके ये एंट्री जाएगी बैंक कॉलम में। कितने की सैलरी है? 7,600 की। फिर कहते हैं पेड टू सुधीर बाय चेक, तो बाय सुधीर करके ये एंट्री भी बैंक कॉलम में जाएगी 5,000। देन कह रहे हैं पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, ये मान के चलेंगे कि कैश में करी है बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1,200। कैश परचेज 8,000 कैश परचेज है जनवरी 15 को बाय परचेज करके। अच्छा मैंने एक मिस्टेक की है, मैंने बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी बैंक में डाल दिया, हो जाएगा कैश कॉलम में। परचेज जो की है वो भी आएगी आपकी किसमें? कैश कॉलम में 8,000। देन कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 जनवरी 16। अब ये क्या है आपकी? है कॉन्ट्रा एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक को टू कैश अकाउंट करके बैंक कॉलम में जाएगा कितना? 10,000 और बाय बैंक अकाउंट करके कैश कॉलम में जाएगा 10,000। और लेजर फॉलियो में क्या करोगे आप? दोनों जगह मेंशन करना है सी, इट मींस ये आपकी कॉन्ट्रेंट। ठीक है। देन 20th को कहता है कैश सेल्स 15,100 जनवरी 20 टू सेल्स 15,100। आगे कहता है परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश 6,800 जनवरी 20 को ही बाय मशीनरी अकाउंट 6,800। पेड वेजेज फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। अब यहाँ गड़बड़ी मत कर देना, यहाँ कितना जाएगा? जनवरी 21 को बाय वेजेज करके नहीं जाएगा, बाय मशीनरी अकाउंट ही जाएगा, क्योंकि आपने मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे ही पे किए। ठीक है, समझ में आई ये चीज? 400। यस मैम। चलिए बाकी का हम यही इलस्ट्रेशन कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया है खत्म। ओके मैम। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करें। ओके।